सी शार्प के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? को जानते हैं थोड़ा बहुत? जी सर। जी सर। बताइए। सी शार्प सर ओपन सोर्स है। सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम्म। सी शार्प को यूज करके सर हम लोग वेब एप्लीकेशन, मोबाइल गेम हम्म। और मोबाइल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सर बनाते हैं सर। वेबसाइट, सर्वर साइट, सर्वर एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं सर। हम्म। और सी शार्प की जो लैंग्वेज है सर। ठीक है, किसने बनाया था सी शार्प को? माइक्रोसॉफ्ट ने ना। सॉफ्ट जी सर। माइक्रोसॉफ्ट। देखिए मैं एक नोट्स तैयार किया हूँ सी शार्प के थ्योरी पे। सबसे पहले व्हाट इज़ सी शार्प? सी शार्प इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? इसके बाद है फीचर्स ऑफ सी शार्प। फीचर ऑफ सी शार्प में क्या है? सिंपल है, मॉडर्न है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, टाइप सेफ है, ठीक है, और इंटरप्रेटेबिलिटी है, स्केलेबल है, अपडेटेबल है, कंपोनेंट ओरिएंटेड है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिच लाइब्रेरी, फास्ट स्पीड। दिस आर द फीचर्स ऑफ सी शार्प, ठीक है। अब इसका मतलब सिंपल का मतलब क्या है? सी शार्प इज ए सिंपल लैंग्वेज in the sense that it provide a structure approach to break the problem into parts। कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो उसे आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सी शार्प को यूज़ करके कर सकते हैं। इसके अंदर रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी है, फंक्शन है, डेटा टाइप्स वगैरह है, काफ़ी कुछ है। परफॉर्मेंस बेस्ड सी शार्प को माना जाता है। और सेकंड पॉइंट मॉडर्न क्या कहता है कि सी शार्प प्रोग्रामिंग बेस्ड अपॉन द करेंट ट्रेंड। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रेटेजी एंड अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड जो है सी शार्प अपने आप को जो है अप टू डेट रखा हुआ है, मॉडर्न है, एंड इट इज़ वेरी पावरफुल एंड सिंपल फॉर बिल्डिंग स्केलेबल, इंटरप्रेटेबल एंड रोबस्ट एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि सी शार्प जो है सो इंटरप्रेटेबल भी है, रोबस्ट भी है, स्केलेबल भी है। कहने का मतलब जो भी एप्लीकेशन अगर बनाते हो तो लॉन्ग लास्टिंग इसका यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी वाइड एरिया में काफ़ी अगर लार्ज प्रोजेक्ट हो उसमें भी काम कर सकते हो आप। और सी शार्प के अंदर जो भी कुछ डेवलप करते हो बाकी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसे यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो आप लोग पहले से भी जानते आए हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड उप्स मेक डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ईजियर, जिसके यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट को आसान बना सकते हो। टाइप सेप से क्या समझते हो? सी शार्प टाइप सेप कोड कैन ओनली एक्सेस द मेमोरी लोकेशन दैट इट हैज़ परमिशन टू एग्जीक्यूट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया तो उसमें इंटीजर डेटा ही स्टोर होगा, स्ट्रिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने करेक्टर डेटा टाइप बनाया तो उसके अंदर करेक्टर ही स्टोर होगा, स्ट्रिंग नहीं होगा, तो इसलिए उसको लोकेशन को टाइप सेप बोला जाता है। इंटरप्रेटेबिलिटी का मतलब क्या है? इंटरप्रेटेबिलिटी प्रोसेस इनेबल द सी शार्प प्रोग्राम टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट ए नेटिव सी प्लस प्लस कैन डू। इसका मतलब ये है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काफ़ी सारे लैंग्वेजेज हैं, ठीक है, या फिर विजुअल स्टूडियो के अंदर काफ़ी सारे लैंग्वेजेज है जो काम करता है तो एक दूसरे से हेल्प ले कर सकता है। इंटरप्रेटेबिलिटी करने का मतलब ये हो गया कि जो भी आप डेटा टाइप सी शार्प में बना रहे हो सेम डेटा टाइप जो है विजुअल बेसिक .NET है ना, विजुअल C++ में या फिर जितनी भी लैंग्वेजेस जो .NET सपोर्ट करता है वो सारे के अंदर यूज हो सकता है। स्केलेबल एंड अपडेटेबल का मतलब क्या है? इट इज़ ऑटोमेटिक स्केलेबल एंड अपडेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहने का मतलब टिकाऊ तो है ही, और इसके साथ साथ चूँकि हर साल जो है इसका वर्जन अपडेट हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि .NET का या फिर किसी भी लैंग्वेज का वर्जन अपडेट होता रहता है, तो जब भी वर्जन कोई अपडेट होता है तो उसमें नए क्लासेस, नए फंक्शंस वगैरह ऐड होते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद कंपोनेंट ओरिएंटेड क्या कहता है कि सी शार्प इज कंपोनेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी यूज टू डेवलप मोर रोबस्ट एंड हाईली स्केलेबल। कंपोनेंट को यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रोबस्ट और हाईली स्केलेबल बना सकते हो। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहता है कि सी शार्प स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन द सेंस दैट वी कैन ब्रेक द प्रोग्राम इनटू द पार्ट्स यूजिंग फंक्शन। आप अलग अलग छोटे छोटे फंक्शन बना करके बहुत बड़े प्रोजेक्ट को भी तैयार कर सकते हो। सो इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई।
इसके बाद है रीच लाइब्रेरी। सी शार्प के अंदर एक फीचर है रीच लाइब्रेरी। इसका मतलब ये है कि इसके सी शार्प के डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है इसमें काफ़ी सारी फंक्शन एंड क्लासेज है, ठीक है। फास्ट स्पीड तो हम लोग जान ही रहे, क्योंकि सी शार्प काफ़ी सिंपल है, लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू जावा। तो ये जो है इसका एग्जीक्यूशन जो है वो काफ़ी फास्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से फीचर्स को हमने कवर कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सी शार्प में हम लोग काम कैसे करते हैं। तो सी शार्प में काम करने के लिए सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉट नेट फ्रेमवर्क को भी समझना होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार जरा आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क को भी समझा देते हैं। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क को समझने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क की रिलीज हिस्ट्री को समझाना होगा कि कैसे कैसे रिलीज हुआ और अब क्या है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको सी शार्प को, ASP.NET को, है ना, या MVC को, किसी को भी जानना है तो उसके लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क को जो है जानना होगा। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क का सबसे पहला जो वर्जन था 1.0 2002 में आया, जो विजुअल स्टूडियो 2002 के साथ जो है इंटीग्रेट होकर के चलता था। उसी तरीके से लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपका 4.8 प्लस है, जो विजुअल स्टूडियो 2019, और उससे भी लेटेस्ट अब आपका 2022 आ गया है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कंपनी 2019 पे ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि लेटेस्ट वाला पे है ना, लेटेस्ट से एक पीछे पे काम करना थोड़ा ज़्यादा सूटेबल रहता है। इसके बाद डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर के अंदर आप लोग सीखने क्या जा रहे हो, आप लोग को सीखने को मिलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सी शार्प, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिक रूल्स को मैनेज करता है यहाँ पे। ASP.NET से वेबसाइट वगैरह बनाने को सीखने को मिलने वाला है। Edu.NET LinkU एंड XML आपके बैकएंड को कनेक्ट करने का काम करेगा, और विंडोज़ फॉर्म्स आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सीखने वाले हो। बेस क्लास लाइब्रेरी आपको काफ़ी सारी फंक्शन एंड क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप एप्लीकेशन बना सकते हो। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम ये एक एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है, और रन टाइम आप बोल सकते हैं, जो बेसिकली क्या करता है, एक मैनेजर का यहाँ पे रोल करता है, CLR। और जितनी भी टाइप की मैनेजमेंट है डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर, ये सारा कुछ CLR देखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम सभी को पता है विजुअल स्टूडियो क्या है, IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि CLR का वर्क क्या है। CLR स्टैंड फॉर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR इज़ द बेसिक एंड वर्चुअल मशीन, यानी इसका मतलब ये है कि CLR को आप देख नहीं सकते हो, ये इंटरनली वर्चुअल काम करता है। इट इज़ द रन टाइम इन्वायरमेंट इन द डॉट नेट फ्रेमवर्क दैट रन्स द कोड and helps in making the development process easier by providing the various services। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी सर्विसेज है, तो चाहे मेमोरी मैनेजमेंट का सर्विस हो, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का सर्विस हो, है ना, और इसके अलावा और भी एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट का सर्विस हो, सब के सब CLR प्रोवाइड करवाता है। बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉट नेट प्रोग्राम्स regardless of any .NET programming language. The code that runs under the common language runtime is termed as the managed code। इसका मतलब ये है, पॉइंट हमने हाईलाइट भी किया है, कि जो भी कोड अगर CLR के अंदर रन होता है वो मैनेज्ड कोड कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है .NET के इंटरव्यू में। और जो कोड .NET फ्रेमवर्क के अंदर रन नहीं होता वो अनमैनेज्ड कोड कहलाता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट CLR प्रोवाइड्स ए मैनेज एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट ऑफ द .NET प्रोग्राम by improving the security, including the cross-language integration and rich set of class library etc. Roles of the CLR execution of the program। क्या क्या इसके roles है? तो सबसे पहले suppose you have written in C# program and save it in a file which is known as the source code। पहला लाइन ये कहता है कि जो भी आप C# के अंदर फाइल वगैरह बनाते हो, C# की फाइल बनाते हो, उसे सोर्स कोड कहा जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर कंपाइल द सोर्स कोड इनटू MSIL कोड। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि अगर .NET के अंदर 60+ लैंग्वेज रन होता है तो हर लैंग्वेज का अलग अलग कंपाइलर है। अब अगर C# की बात करूँ तो C# का लैंग्वेज कंपाइलर का नाम क्या है ना, CSC। अब वो जावा का लैंग्वेज कंपाइलर का नाम क्या है, जावा C, ठीक है। विजुअल बेसिक का VBC। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लैंग्वेज का कंपाइलर का नेम क्या है, अलग अलग है। वो सारे लैंग्वेज के कंपाइलर क्या करते हैं कि सबसे पहले MSIL कोड बनाते हैं। MSIL कोड मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। फर्दर ये कोड नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी C# लैंग्वेज डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से बात नहीं कर पाता। जब भी C# के लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट होना चाहेगा
तो सबसे पहले वो MSIL कोड बनाएगा और MSIL के बाद फिर वो नेटिव या मशीन कोड को बनाएगा जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कोड होगा। नाउ CLR कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे ही MSIL कोड बनता है, CLR क्या करता है, एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे दो कंपाइलर लगा हुआ है, आगे चल करके आपको इस डायग्राम में पिक्चर में दिखने वाला है। यहाँ पे दो कंपाइलर है जो आपके सोर्स कोड को यानी C# के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। क्योंकि भाई मशीन लैंग्वेज क्या होता है जी फिर दोस्त, 0 और 1। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, बाइनरी भाषा को, है ना। बाइनरी भाषा होता है क्या, 0 और 1। लेकिन जो हम लोग C# लिखेंगे वो तो 0 और 1 में नहीं है ना, वो तो एक सोर्स कोड है। अभी सोर्स कोड को अगर बाइनरी लैंग्वेज में जाना होगा तो सबसे पहले क्या होगा, लैंग्वेज कंपाइलर एक्टिव होगा। अब चूंकि अगर C# लैंग्वेज है तो लैंग्वेज कंपाइलर इसका क्या होगा, CSC। क्या होगा, CSC, C# कंपाइलर। और ये कंपाइलर करेगा क्या कि C# के कोड को MSIL कोड बना देगा। और MSIL कोड बनाने के बाद क्या होगा, जस्ट इन टाइम कंपाइलर CLR एक्टिव करेगा और जस्ट इन टाइम कंपाइलर वेरी फ्यू सेकंड में MSIL को नेटिव कोड बना देगा। अब इस टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। भाई एग्जीक्यूशन और बताइए, कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन प्रोसेस बताइए, तो क्या बताएंगे, आपको यही बताना है। सोर्स कोड कन्वर्टेड बाय सोर्स कोड कंपाइलर and it generate MSIL code and further MSIL code converted by JIT compiler, ठीक है, and this converted into native और machine code। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन करने का मतलब क्या है, CLS। CLS यहाँ पे ये भी एक टाइप है, सब टाइप्स ऑफ CLR है। जैसे मान के चलो CLR आपका मेन मैनेजर है .NET के अंदर और उसके दो सब पार्ट हैं, CLS और CTS। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, रूल्स कहने का मतलब क्या कि अगर क्लास का C स्मॉल लेटर होगा तो C स्मॉल ही होगा, ये रूल है। और अगर आपने कैपिटल कर दिया तो एरर देगा। अब CLS करता क्या है, पूरे रूल्स को मैनेज करता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो CLR क्या करता है, रूल्स को देखता है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तब ठीक है और नहीं चलोगे तो फिर एरर को फेस करना पड़ेगा। इसके नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज इंटरप्रेटेबिलिटी कैन बी अचीव्ड इन 2 ways। दो तरीके से लैंग्वेज इंटरप्रेटेबिलिटी को अचीव किया जा सकता है, यूजिंग मैनेज कोड और दूसरा अनमैनेज्ड कोड। जैसा कि मैंने इसके पहले ही बताया था कि मैनेज्ड कोड वो कोड होता है जो CLR के अंदर रन होता है। फॉर एग्जाम्पल कोड एक्सेस सिक्योरिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर मैनेज्ड कोड CLR प्रोवाइड 3 .NET फैसिलिटीज। अगर कोई कोड मैनेज है तो उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी टेक्निक मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगा, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट मिलेगा। और अगर कोई भी कोड मैनेज कोड नहीं है यानी वन सेफ मोड में चल रहा है, अनमैनेज्ड कोड है, तो उसको ये सब सारे फीचर्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, यानी उसकी सिक्योरिटी डाउन हो जाता है। इसलिए हम लोग का जो भी लैंग्वेज जो यूज़ करने वाले हैं वो सब के सब ऑलमोस्ट मैनेज्ड कोड होंगे। इसके बाद क्या कहता है, मैंने बताया CLR के दो सब पार्ट्स होते हैं, एक CLS और दूसरा CTS। अब CTS क्या करता है, सारे टाइप सिस्टम को देखता है। .NET के अंदर बेसिकली दो ही टाइप्स होते हैं, एक वैल्यू टाइप और दूसरा रेफरेंस टाइप। अब वैल्यू टाइप का मेमोरी मैनेजमेंट सारा स्टैक के अंदर होता है और रेफरेंस टाइप का मेमोरी मैनेजमेंट हीप के अंदर होता है। वैल्यू टाइप के अंदर अब होता क्या है भाई, तो इसको विस्तार से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। बट स्टार्टिंग में अगर कोई पूछेगा कि व्हाट आर द डेटा टाइप्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, तो यू हैव टू स्पीक इट इज 2 टाइप्स, वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप इन C#, ठीक है। अब यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे अगर आपने C++ पढ़ा होगा तो आपने ये सुना होगा कि वहाँ पे खुद से मेमोरी मैनेज नहीं होता, अलग से GCU कॉल करना होता है, गार्बेज कलेक्टर को कॉल करना होता है मेमोरी फ्री करने के लिए। लेकिन C# और जावा ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि अगर मान के चलो कोई वेरिएबल आपने बना दिया, अननेसेसरी मेमोरी ऑक्युपाई किया हुआ है, कोई काम नहीं है उसका, तो ऐसे अननेसेसरी मेमोरी की रिलीजमेंट, रिसोर्स को डी एलोकेशन करने का काम कौन करता है, गार्बेज कलेक्टर करता है, ठीक है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर से क्या समझते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द MSIL इनटू मशीन कोड। जैसा कि मैंने ऊपर पिक्चर में बताया कि कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या बताया कि सबसे पहले सोर्स कोड MSIL कोड बनाता है और MSIL कोड आपका जस्ट इन टाइम कंपाइलर के हेल्प से नेटिव कोड बना लेता है, ठीक है।
अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। CLR का बेनिफिट्स क्या है? इट प्रोवाइड्स द परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग रिच इंटरैक्ट बिटवीन प्रोग्राम्स एट द रन टाइम, support automatic memory management with the help of garbage collector. It allows easy creation of scalable multi-threaded applications as the developer has no need to think about the memory management and security issues. यानी memory management, security management यानी all type of management that taken care by CLR. ठीक है, ये कहानी है .NET फ्रेमवर्क का। ठीक है, इसको आपको 4-5 बार पढ़ जाना है अच्छे से, और C# का जो बताया मैंने फर्स्ट पेज वो आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको प्रोग्रामिंग में इन कर जाना है। ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रामिंग में इन करेंगे। तो अगर आपको प्रोग्राम बनाना होगा तो C# का तो बहुत ही सिंपल है। आपने जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ा हुआ है, कोई आपको यहाँ पे भार नहीं होने वाला है। विजुअल स्टूडियो 2019 का आपके पास इंस्टॉल्ड होगा, ये आपको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। इसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आप जाइएगा और यहाँ से क्रिएट आपको करना है एक नया प्रोजेक्ट, और यहाँ से आपको C# को सेलेक्ट कर लेना है, कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क। और अगर ये आपके रिसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स में नहीं आएगा तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपसे लोकेशन पूछेगा कि वेयर यू वांट टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट। तो आई एम चेंजिंग दिस लोकेशन, बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू सेव इनसाइड द C ड्राइव, बट आई डोंट वांट टू सेव दिस फाइल इनसाइड दैट ड्राइव, so just change this drive location of the file. So go to the E drive and I'm creating a new folder for that. Like our C# batch is starting from 5th of October, so I am giving the name C# underscore 5th October underscore 2024. This is the name of folder, and here in this folders all the applications will get shaped. So this is my first application of C#, and the application is going to save inside that folder which exists in a drive. It means suppose that if you are missing any question or any programs, so we can find easily from this drive, from this folder, right? So let's create this application. After a few seconds it will make you ready the interface of the Visual Studio, and it will look like this. अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि विजुअल स्टूडियो के कई सारे यहाँ पे डिज़ाइन मोड्स आते हैं, जिसे आप टूल्स में जा करके इसे चेंज कर सकते हो। ऑप्शंस में जाएंगे, और ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए विजुअल एक्सपीरियंस कलर थीम, अभी मैंने डार्क सेलेक्ट किया है। अगर आप लाइट लोगे तो लाइट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यस, अगर आप विजुअल स्टूडियो का लाइट मोड यूज़ करोगे तो आपको वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। फिर से अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे टूल्स में चले जाइए, ऑप्शंस में जाइए, और यहाँ से लाइट के जगह पे अगर आपको ब्लू चाहिए तो ब्लू को अगर ओके करते हैं तो ब्लू कुछ इस प्रकार से आपको दिखने वाला है। दिस इज ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, अब मैं वापस इसको डार्क कर देता हूँ क्योंकि मुझे डार्क थीम अच्छा लगता है। तो मैं ऑप्शन में गया और यहाँ से जा करके डार्क को हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। वापस ही वैसा ही इंटरफेस बनाएगा जैसे फर्स्ट टाइम ये डिस्प्ले हो रहा था, राइट। अब आपको करना क्या है कि ये जो नेम स्पेसेस वगैरह जो दिख रहे हैं ना आपको, इन नेम स्पेसेस जो एक्स्ट्रा नेम स्पेस को फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। और जो फर्स्ट नेम स्पेस है चूँकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका फाइल नहीं चलेगा, तो मैं इसके बारे में यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, और बाद में मैं आपको वर्ड फाइल के अंदर ऐड करके इसको भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो हियर यूजिंग क्या है, एक कीवर्ड है। यूजिंग इज ए कीवर्ड विच इंक्लूड सिस्टम नेम स्पेस। ठीक है, अब ये नेम स्पेस क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसको मल्टी लाइन कमेंट्स में लिख देता हूँ। तो मल्टी लाइन कमेंट्स में लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करना होगा। मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ किया है /**/। सिंगल लाइन कमेंट आप इस तरीके से यूज़ करते हैं // से, बट अगर मल्टी लाइन कमेंट्स आपको C# में यूज़ करना हो तो // से आप मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज कर सकते हो। नाउ आई एम टेलिंग समथिंग अबाउट नेम स्पेस, सो लेट्स राइट व्हाट इज नेम स्पेस। दिस शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर। So namespace is a collection of classes, sub-namespaces. It is a collection of classes, sub-namespaces
functions, properties, etc. समटाइम्स लोग इतना नाम नहीं लेकर के सिर्फ इतना बताते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड सब नेम स्पेसेस, ठीक है. बट फॉर योर नॉलेज आई वुड लाइक टू शेयर दैट all the function and properties, that is the predefined properties, which are already made inside the .NET Framework library, which exists in the system namespace. And make sure that when you type system namespace, always make it the S as a capital. ठीक है. इसके बाद अगर आप यहाँ पे लाइन नंबर 10 को देखोगे तो यहाँ पे एक नेम स्पेस लिखा हुआ आ रहा है, उसके आगे कंसोल ऐप 1 आ रहा है. दिस इज द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट का नाम आप खुद से चेंज भी कर सकते हो. ये आपका नाम है, ये .NET फ्रेमवर्क का नहीं है. .NET फ्रेमवर्क का क्या है, ये यहाँ पे यूजिंग और ये सिस्टम, ये .NEट फ्रेमवर्क का है. बट ये जो नाम आपको दिख रहा है, ये नाम इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने एप्लीकेशन का नाम कुछ नाम अलग नहीं रखा था, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंसोल ऐप 1 ले लिया. अब ये नेम स्पेस आपको आगे चल कर बताऊंगा कि इस यूजर डिफाइंड नेम स्पेस का क्या यूज़ है. दिस इज आवर प्री डिफाइंड नेम स्पेस एंड दिस इज आवर यूजर डिफाइंड नेम स्पेस. ठीक है. इसका यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगा जब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन करोगे, यानी एक प्रोजेक्ट की क्लास को दूसरे प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना चाहोगे, वैसे केस में आपको इस नेम स्पेस को यूज़ करना होगा. यहाँ पे क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट आर्किटेक्चर है. क्लास इज ए blueprint architecture which contain data members and member function. Also, so what is blueprint architecture, sir? I'm just spelling. And also establish relation among them. Blueprint architecture means just it is just a name, just architecture. Suppose that you are going to develop your building, you are going to make your house. So for that, before what you do, we just draw architecture. In this architectures, we are going to create a kitchen room, right, bedroom, and etc. So all the things you draw in a single paper, on a single paper, and after that you make the relations, right? The same here, class is a blueprint architecture which is just a name, and this basically used to contains each and everything like function, members, variables, properties and all. It indicate that it is a single unit, it is a container of function, classes and etc. You can say that in simple term it is a container. If you are not getting with the architecture, you can understand by it is a container of containing data member and member function. What is the meaning of data member? Data member is again it is a variables, and the member function, that are the methods. The function which is called inside JavaScript, the function, same here in C# it is called method, right? You can see that by default in any program of C# there would be a single main method, at least a main method, at least a one main method there should be, because this main method is a starting point of every application of C#.NET. Make sure that the main method of C# always be static. Why? Because the static members does not require to create an instance, create an object. Why we need to create an instance and object? To allocate memory. So static members does not require to create an object because the copy of a static member that goes into memory, so no need to create any extra references for that static members. So I am just writing some points about this static method. So main method of C# always be static, means no need to create an instance for a static method, static main method. To start or to, yes, main method of C# always be static, means no need to create an instance for a static main methods
to execute or start, है ना. And this static main methods that contains one argument, that is command line argument. This is the command line argument, and for that this command line argument I will teach you in later class. What is the use of this command line argument? Right now I am just cleaning from here, I am just deleting from here, and now this static main method is very argumentless, and there is no any argument here. One more point you have to focus here. The main method of C# is always aim as a capital. यहाँ पे एक चीज़ आप गलत कर सकते हैं, अगर आपने एम को स्मॉल बना दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एम हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए. ये सिंटैक्स रूल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये .NET फ्रेमवर्क ने आपको ऐसा बना के दिया है कि भाई बाकी अदर लैंग्वेज की तरह हमारा मेन मेथड भी होगा, लेकिन हमारा मेन मेथड की कुछ स्पेशलिटी है कि मेन मेथड हमारा मेन एम कैपिटल होगा. अब अगर सिंपल यहाँ पे प्रोग्राम अगर किया जाए तो बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे console.writeLine चलता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है. ये आपको यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करने के लिए, आउटपुट प्रिंट कराने के लिए, वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, ठीक है. WriteLine यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड है और कंसोल एक क्लास है, ठीक है. हियर कंसोल इज अ क्लास एग्जिस्ट इन सिस्टम नेम स्पेस. अब देखो यहाँ पर रिलेशन क्या है. ये सिस्टम अगर यहाँ पे आपने टॉप में नहीं रखा होता तो अभी ये कंसोल यूज नहीं कर पाते. मैं आपको दिखाता हूँ टॉप का जो सिस्टम है उसे मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ. आप देख सकते हो नीचे का कंसोल एरर दे रहा है, दे रहा नहीं दे रहा फिरदौस. इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपने सिस्टम नेम स्पेस नहीं लगाया तो उसके अंदर के क्लासेस को, फंक्शंस को आप यूज नहीं कर पाओगे. तो मैं वापस इसको एक बार क्या करता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि कंसोल से एरर हट गया है. तो WriteLine क्या है, मेथड है. किसका मेथड है, कंसोल क्लास का. WriteLine इज ए मेथड ऑफ कंसोल क्लास, ठीक है, which is used to print information in C#. कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाना हो, इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाना हो या वैल्यू प्रिंट करवाना हो तो आप console.writeLine के हेल्प से प्रिंट करा सकते हैं. इसके बाद एक और आपको लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दैट इज console.readLine, या रीड की या रीड. अब ये लाइन क्यों, आपको याद होगा अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा तो वहाँ पे हम लोग गेट ch लगाते थे. दैट वाज यूज्ड टू होल्ड अ सिंगल कैरेक्टर. बेसिकली दिस रीड लाइन इज गोइंग टू जस्ट होल्ड योर आउटपुट स्क्रीन दिस टाइम. बेसिकली दिस रीड लाइन just accept a single line, just read single line, but due to reading single line it will display you output screen until unless you close it or you press the enter. इसका मतलब ये है कि अगर आपने रीड लाइन लगा दिया तो आपकी आउटपुट स्क्रीन को जो है होल्ड करके रखेगा जब तक कि आप इस पर एंटर प्रेस नहीं कर देते. और अगर आप रीड लाइन नहीं लगाओगे तो आउटपुट आएगा और इतनी जल्दी डिसअपीयर हो जाएगा कि आप उसकी आउटपुट को देख नहीं पाओगे. तो मैं आपको दोनों तरीके से समझा देता हूँ, लेकिन उसके पहले कि C# के प्रोग्राम को कंपाइल कैसे किया जाता है बहुत ही आसान है. यहाँ पे स्टार्ट बटन है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं माउस से, या फिर शॉर्टकट की अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो F5 दबा दो. यहाँ से F5 दबाने से आपका आउटपुट आ जाएगा. वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, इज दैट राइट. लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये ब्लिंक कर रहा है कुछ. मैं लिख रहा हूँ, जब तक एंटर नहीं प्रेस करूँगा ये हटेगा नहीं. एंटर प्रेस करूँगा तभी हटा, क्योंकि मैंने रीड लाइन लगाया है. अगर मैं रीड की लगाया होता तो कोई भी एक कैरेक्टर प्रेस कर देता तो आउटपुट स्क्रीन हट जाता. देखिए, यस, अगर रीड लगाऊं तो ये सिंगल वर्ड को रीड करता है, रीड की सिंगल कैरेक्टर को, रीड लाइन पूरी लाइन को. ये एक पूरे वर्ड लिखने के बाद ही हटेगा. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग रीड लाइन वगैरह यूज़ करते हैं. तो आपको रीड लाइन लगाना है. अगर आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा वो भी आप एक बार देख लो.
अगर आप रीड लाइन लगाओगे तो क्या होगा भाई, आउटपुट आएगा लेकिन चला जाएगा, फिर दोस्त को दिखेगा ही नहीं। यस, इट इज़ वेरी फास्ट, अगेन यू कांट सी द आउटपुट। हो रहा है प्रॉब्लम या नहीं हो रहा है, बताओ जरा, हो रहा नहीं हो रहा है? देखिए आउटपुट आ रहा है लेकिन चला जा रहा है, बताइए, आउटपुट आ रहा है लेकिन चला जा रहा है, देखिए। जी सर। तो रुकने के लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो रीड लाइन लगा देंगे, यहाँ पे रीड लाइन भी मेथड है, मैं एक कमेंट लाइन में ऐड कर देता हूँ। रीड लाइन इज अ मेथड ऑफ अगेन द सेम क्लास which is used to read a line। अब आप लोग छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है, मैंने प्रिंट करके दिखा दिया। अब वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं तो आपको पहले से बेसिकली आइडिया है, ठीक है। दो नंबर को अगर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, पहले इसको मैं कॉपी कर लूँ आपके लिए ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, और वो दोनों फाइल भी शेयर कर दूंगा आपको, एक .NET फ्रेमवर्क वाली और C# वाली, ठीक है। अब मुझे एक नया प्रोग्राम अगर बनाना होगा, यूज़र से इनपुट अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि भाई वेरिएबल पे कैसे काम करोगे विदाउट यूज़र इनपुट, फिर यूज़र इनपुट से ही बताएंगे आपको। मैंने क्या किया, मैं चलो एक नया फाइल ले लेता हूँ, इसको मैं Ctrl+Z मार देता हूँ यहाँ पे, और एक न्यू एप्लीकेशन न्यू फाइल ले लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, और यहाँ से अगेन कंसोल ऐप सेलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं उसी लोकेशन पे जा रहा है, वापस बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन ले रहा है, जो कि लेना नहीं चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं इसको वही लोकेशन पहुँचा देता हूँ जो हमने बनाया था। तो मैंने ई ड्राइव के अंदर जो है एक फोल्डर क्रिएट किया है C# 5 अक्टूबर 2024 के नाम से, एंड आई एम सेलेक्टिंग दिस फोल्डर, and here I am giving just by default this name is console app2, so nothing, no issue. You can change the name of your project, whatever the name of project you will fill here, the same will appear here, right? So what I'm going to do here, I'm just going to display the sum of two integer variable, and for that I'm going to declare two variables, and let's see how to declare variable inside C#. It is very common, it is just like a JavaScript, but in JavaScript we used to declare variable either using let, var, const, but here if you want to declare variable of type integer, you need to specify int data type, and if you want to create variable in a string, for that we need to define a string data type. So let's create two variables of integer type n1 and n2, fine, and I'm giving the direct value, that is n1 equal to 100 and n2 equal to 200. And if you want to print the sum, either you can store in sum n1 plus n2, this is again third variable, and if you want to print the output with information, you can print here sum of two numbers is plus लगा करके sum, console.read line. Don't forget to use this because this is used to read the line. Yes, you can see the sum of two numbers is 300. Are you getting? फिरदौस, शजात, कोई इश्यू तो नहीं है? जी सर। मजा आ रहा है? जी सर। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे प्रोग्राम को बनाइए। I want to create a user defined function. Yes. I want to sum. Then how will I do, sir? Yes, you can do. Just create user defined function, like if you want to create user defined function for subtraction, suppose that. So let's create user defined function with void return type. I will just tell you void and all return type in later session. This time I'm just creating a function that is called method in C#. So it is better to speak method in the place of function if you are speaking that function, because this is called inside C++ and JavaScript the same. It is called method in C# and Java. So I'm just creating a function, or I'm just creating a method inside C#, and here you want to take user input or you want to just direct assign the value? Shijat, I want to direct, sir, this you time. want to direct. So let's take again a variable n1 n2, and if you want to just you can also declare variable with initialization, so no need to put the comma here. You can direct assign the variables like that. Sorry, I'm just using subtraction, so let's put subtraction n1 minus n2, and after that use console.write line here and give the message
subtraction of two numbers. Subtraction of two integer numbers is plus sub. Either you can use plus here or you can use comma. So how to print with comma? So if you want to print with comma, you have to write line this. Subtraction of two integer numbers is, you have to put placeholder here and then after the variable sub. Either you can use this method or this method. Fine. So when I will call you this function or this method, this will display you the subtraction in two lines, because using the first way and using the second way. So let's how to call this method inside the main method, just like a JavaScript. But in JavaScript, what do? You call the function inside the main function directly, but here you need to create an object. So how to create an object? I'm just creating object here, but before that, so I'm making this line a commented line. Let's put this all lines inside the multi-line comments, and I'm creating instance to call method inside static main method, right? So how to create instance? So what is the name of class? The name of class is program, and I'm creating instance P. You can give the name of instance any, like I have give the nickname, that is the P, and is equal to new program. This is the way how to create object in C#. Okay, fine. So again, if you want to call that method subtraction, so use again the name of instance, that is P, and subtraction. Yes. So after doing this, you can see that subtraction methods gets called inside the main method, because we will clear you the compiler of C# always starts compilation from the main methods, right? So suppose that if you have mentioned any method, any normal methods on the top of the line, it means what? That method will execute in the first? No, the methods will execute after taking this decision by the main method, because the entry point is main method. So this is the controller, this is the entry point, and the main method will decide which method will call first, right? So when you start this execution, let's run this. You can see the result. Subtraction of two integer number is -100, because I am trying to subtract 100 minus 200. So the result will be -100. So this is right, Firdaus or Shahzad? Yes sir, this is right. Any doubt, any problem? No sir. So what you have to do now, you just take basic questions from C# assignments from the Suprapat Sala, solve it and share in the group. Fine. And just I'm sharing the PDF file of .NET Framework as well as C# along with this program. अब अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है कहीं किसी लाइन पे, तो वो डाउट्स धीरे धीरे ख़त्म होगा, एकदम से बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जितना बताया हूँ बस उतना ही करो। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा C# के असाइनमेंट्स में अभी आपको क्या बनाना है। आई एम जस्ट शोइंग दिस, इट इज सुप्रभात शाला। हियर यू हैव टू गो टू एक्सरसाइज 6 and inside that let us scroll down, and here is C# exercise. You can just click on C# basic exercise, and you can see that write a program to print your full name, write a program to print an integer input entered by the user. So entered by the users, you have just program to print an integer. It means you have to just give an user input. So how to take user input? I am also just saying this, how to take user input in the program. So let's say, but before that I'm just copying this line and pasting here. How to take user input? Let's create a new project. I'm selecting console application, click to next. Yes, the location is nice, and we right now I'm changing the name of project, that is user input. You can change the name of project by on your own. So this is user input program, and I want to prompt user for two integer numbers, or I want to prompt user for enter ID. So enter your student ID. So this is the information, and after that I want to store inside the ID. So here we need to use convert. This is the casting.
Why we use casting? Because all the input in C# that's come in the form of a string. So if you want to store it in integer, we need to typecast. So I typecast using 2int32. Why? Because console.readline always read a string value. So if you want to just type 1 2 3, but again this 1 2 3 will treat it like a text. Same in JavaScript. Remember that when you try to accept text box value, it always come in text, and if you want to plus it, always use number function there. Yes or no? Shahzad, yaad hai? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now try to print this. Your ID, age, the same ID. So this is the process how to take user input in C#. So there is no any issue to solve the assignment of C#. To solve the assignment of C#, which available on Suprapathshala. Your student ID, I'm just 1001. Yes. So this is called user input technique. If you want to take any other type, this is the integer input. Taking integer input in C# and taking float input in C#. If you want to take float input, I will take, first of all, from the user, enter your salary. And store it into double or float variable. If you want to store in float, you need to convert dot to single. This float and double data type used to read decimal value, but the size are different. I will just tell you sizes of all the type in later session. So if you try to input some float value, I am using just a student ID and then giving the name and giving salary 5900.56. So this is the output. If you want to take input in decimal, you can take either float or double data type. Clear hai? If you want to accept user input in string, no need to typecast. Taking string input in C#, no need to typecast here. Enter your name. Yes, no need to typecast here. Why? Because console.readline method is always used to read a string. So if you want to store a string into a string, so there is no need to require a typecast. When typecast required? To convert from one type to another type. Got it my point? Yes or no? Sajad, Firdosh? Yes, sir. I'm getting there. Okay, fine. So your name is plus name. And let's try to execute. I'm just, what is the problem? There is no problem. Yes. Student ID, name, and the salary, but after name it is giving you problem. The reason, I'm just checking. Now this is an okay, because ID after that I was just trying to enter name and a string that cannot store in float. So there was a error, that was an exception. So the exception will handle in later session. Now this is okay, no problem. So your ID is this, name is this, and salary is this. So 3 different data types we can accept from the user input right now in this session, and more data types will just cover in the next session or upcoming session. So आज के सेशन में आपको 3 डेटा टाइप बताया कि कैसे आपको लेना है. इंटीजर लेने के लिए आपको 2 int से कन्वर्ट करना होगा, स्ट्रिंग के लिए कोई कन्वर्ट नहीं चाहिए, फ्लोट के लिए 2 सिंगल लगाना होगा, डबल के लिए 2 डबल, लॉन्ग के लिए 2 int 64. ठीक है, कोई इंटीजर की साइज कितनी होती है? 32 होती है. तो अब तो आप लोग क्वेश्चन धीरे धीरे बना सकते हो. सजाद, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करिए एक बार. मैं आपको ये फाइल भेज देता हूँ. ये प्रोग्रामिंग का
प्रैक्टिकल भी भेज देता हूँ और साथ में जो थ्योरी बताया वो भी भेज देता हूँ, उसको पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट फिर दोस्त? ठीक है सर। अच्छे से लगिए, संडे को भी पढ़िए मन लगा करके, घर पे भी पढ़िए, यहाँ भी आइए, यहाँ भी पढ़िए, क्लासेस में पूछिए, डाउट्स वगैरह पूछिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।